कॉमन स्टॉक और उसकी करैक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन करने के बाद अब हम आते हैं वैल्यूइंग कॉमन स्टॉक के ऊपर। ठीक है कि अब कॉमन स्टॉक को की वैल्यू किस तरह निकाली जाती है, लाइक प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक है, इसकी भी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है। हमने ये चेक करना होता है बीइंग इन्वेस्टर, अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कॉमन स्टॉक हम ले रहे हैं या हमने लिया हुआ है उसकी वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। लाइक बॉन्ड्स एंड प्रेफर्ड स्टॉक, ए कॉमन स्टॉक वैल्यू इज़ इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। वही जैसे कि आपको पता है जब भी किसी चीज़ की हमने वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, तो उसके तमाम जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज होते हैं उनको डिस्काउंट बैक करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाया जाता है। ये चेक किया जाता है कि आज के दिन में, आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है। इस चीज़ को कहते हैं वैल्यूएशन, जैसा कि हम बॉन्ड में और प्रेफर्ड स्टॉक में कर चुके हैं। तो कॉमन स्टॉक का भी यही तरीक़ाकार है कि हम जितने भी उसके फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे उनको डिस्काउंट बैक करेंगे, वापस लेके आएंगे आज की प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर चेक करने के लिए उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन यहाँ पे एक इशू होता है हमारे पास, बॉन्ड और प्रेफर्ड स्टॉक दोनों की सूरत हाल में हमें कैश फ्लोज पहले से नोन होते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, क्योंकि वो कैश फ्लोज प्री डिटरमेंट होते हैं। बॉन्ड के ऊपर भी मेंशन होता है कि आपने हर साल इतना इंटरेस्ट देना है, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, आपने इंटरेस्ट देना है इनको। ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर भी उनकी परसेंटेज मेंशन होती है, जबकि कॉमन स्टॉक की तो बेसिकली इनका तो जो क्लेम होता है वो तो रेजिडुअल इनकम पे होता है। मतलब इनकी जो डिविडेंड पे आउट रेशो होती है वो प्री डिटरमेंट नहीं होती। मतलब हमें नहीं पता होता कि आने वाले सालों में कॉमन स्टॉक को कितना डिविडेंड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक है, या मिलेगा तो कितना मिलेगा, अगर पिछले साल इतना मिला तो अगले साल कितना मिलेगा, हमें ये चीज़ नहीं पता होती। अब जब हमें उसका कैश फ्लो ही नहीं पता तो हम अब इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, क्योंकि वैल्यूएशन में बेसिक चीज़ ही, अगर आप वैल्यूएशन का वो जो बेसिक फार्मूला देखें, हर फार्मूला में सबसे पहले जो चीज़ लिखी जाती है वो कैश फ्लोज होते हैं, जो आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं। फार्मूला के ऊपर जो लिखा जाता है, बाज़ों का हम उसको सी लिखते हैं, बाज़ों का हम उसको आई से इंटरेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, बाज़ों का हम उसको डी से डिविडेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने प्रेफर्ड स्टॉक की सूरत हाल में किया। ठीक है, तो अभी जब हमें कैश फ्लो ही नहीं मालूम, ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो इसका मतलब कैश फ्लो मालूम करने के लिए हमें पहले कुछ और चीज़ें मालूम करनी पड़ेंगी कंपनी की, क्योंकि जब हमें कैश फ्लो निकलेगा डेफिनेटली उसके बाद ही हम किसी भी एसेट की वैल्यूएशन कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो बॉन्ड है, एनीथिंग। ठीक है, उसकी वैल्यूएशन करने के लिए उसका कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लो निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दिस केस डिविडेंड पे आउट रेशो इज़ नॉट प्री डिटरमिन्ड। ठीक है, एज दे गेट रेजिडुअल इनकम, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। दस फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक वी नीड ग्रोथ रेट। अब वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कॉमन स्टॉक की अब हमें ग्रोथ रेट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हम पहले ग्रोथ रेट निकालेंगे, ठीक है, कि इसका ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। उस ग्रोथ रेट की बेस पे हम इसका कैश फ्लो निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। जब कैश फ्लो निकलेगा फिर कैश फ्लो की बेस पे इसकी वैल्यूएशन होगी। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ग्रोथ क्या है, ये ग्रोथ रेट क्या है और ये कैसे निकलेगा, फिर हम इसकी वैल्यूएशन की तरफ जाएंगे। Internal growth, a firm's growth rate resulting from reinvesting the company's profit rather than distributing them as dividend. The growth rate is function of amount retained, percentage of profit retained and the return earned on retained funds, मतलब return on equity. ग्रोथ रेट बेसिकली निकाला जाता है उस चीज़ से कि जब कंपनी की वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो कि कंपनी डिविडेंड देने के बजाय री इन्वेस्ट करती है, ठीक है, किसी भी बिज़नेस के अंदर कि इस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, वो जो परसेंटेज होती है कंपनी की रिटेन अर्निंग की, वो परसेंटेज बेसिकली हमारा ग्रोथ रेट होता है, हमने वो निकालना होता है। क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दो किस्म का फ़ायदा मिलता है रिटर्न से। या तो उनको डायरेक्ट फ़ायदा दिया जाता है डिविडेंड की सूरत में, कि प्रॉफिट उनको डिविडेंड की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। एक तो उनको ये उनके लिए डायरेक्ट एडवांटेज होता है। या इनडायरेक्ट होता है कि उस प्रॉफिट को रिटेन करके अपने पास कारोबार में दोबारा इन्वेस्ट किया जाए, कारोबार को ग्रो किया जाए, आगे बढ़ाया जाए उसको, ताकि उसकी अर्निंग ग्रो कर सकें। तो बेसिकली जो दोबारा री इन्वेस्टमेंट की जाती है ये ग्रोथ की नीयत से की जाती है, तो इसलिए इसको हम ग्रोथ रेट कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन की गई है। ए फर्म्स ग्रोथ रेट रिजल्टिंग फ्रॉम री इन्वेस्टिंग द कंपनीज प्रॉफिट रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग देम एज डिविडेंड।
अब ग्रोथ रेट निकाला कैसे जाता है, आगे यही चीज़ उसने हमें बता दी है वर्ड्स में। हम इसी चीज़ को फिर आगे जाके एक फार्मूला का शेप भी दे देंगे कि दी ग्रोथ रेट इज़ ए फंक्शन ऑफ अमाउंट रिटेन्ड। ग्रोथ रेट बेसिकली फंक्शन है किस चीज़ का, दो चीज़ों का फंक्शन है। फंक्शन से मुराद ये है कि ये दो चीज़ों को मिला के बनता है, ठीक है। अमाउंट रिटेन्ड, जितनी भी अमाउंट एक कंपनी रिटेन कर रही है, ठीक है, वो अमाउंट रिटेन क्या होती है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन, मतलब परसेंटेज ऑफ रिटेन अर्निंग। लेट्स सपोज अगर कोई कंपनी कहती है कि प्रॉफिट का हम 40% हिस्सा रिटेन करेंगे और 60% हम हिस्सा डिविडेंड दे देंगे, तो वो जो 40% होता है वो होता है परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिटेन्ड, ठीक है, जिसको हम रिटेन अर्निंग भी कह सकते हैं। बाज़ औक़ात ये आपको घुमा के भी दिया जा सकता है, बाज़ औक़ात सवाल में ऐसा भी आपको बताया जा सकता है कि एक कंपनी ने ये बताया है कि उसकी डिविडेंड पे आउट रेशो है 60%, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में आप ग्रोथ रेट निकालें, तो ऐसी सूरत हाल में आपको ये पता होना चाहिए कि जब 60% डिविडेंड पे आउट है, जब 60% कंपनी डिविडेंड दे रही है, इसका मतलब बाकी का 40% क्या कर रही है, वो रिटेन कर रही है। तो आपके लिए जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिटेन यहाँ से निकल आएगी 40%। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपको सवाल सीधा सीधा दिया जाए, सवाल घुमा के भी दिया जा सकता है। तो आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है, आपने परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिटेन्ड पे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड पे गौर करना है, डिविडेंड पे आउट के ऊपर नहीं। एक आपको ये चाहिए होता है ग्रोथ निकालने के लिए। दूसरा, एंड द रिटर्न अर्न्ड ऑन रिटेन्ड फंड्स, ठीक है, और आपने कमाया कितना है उन फंड्स के ऊपर। जो फंड आप रिटेन करते हैं डेफिनेटली वो कहाँ जाते हैं, वो आपके इक्विटी में आए, वो आपके इक्विटी में एडअप होते हैं। जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं आपकी, वो आपकी इक्विटी में एडअप होती हैं, ठीक है। जब इक्विटी में एडअप होती हैं, इसका मतलब वो आपके कॉमन स्टॉक की वैल्यू बढ़ाती हैं, इक्विटी की वैल्यू बढ़ाती हैं। फिर जो इक्विटी के ऊपर आपने कितना रिटर्न कमाया है, ठीक है, बेसिकली रिटर्न अर्न्ड ऑन रिटेन फंड्स को हम बेसिकली कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, के इक्विटी के ऊपर आपने कितना रिटर्न कमाया है। तो ये हम ऑलरेडी रेशो एनालिसिस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकाला जाता है। वो बेसिकली इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी होता है। तो इसका मतलब हम अगर इस सारे फार्मूले को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो G का मतलब ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय PR मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड, ठीक है। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी से कि हमने इक्विटी के ऊपर जितना भी कमाया उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे रिटेन्ड अर्निंग की परसेंटेज से, तो जो हमारे पास वैल्यू होगी वो बेसिकली हमारा ग्रोथ रेट होगा। जब ग्रोथ रेट निकल आएगा फिर इसकी बेस पे हम अपना डिविडेंड निकालेंगे, ठीक है, जो कि हमारा कैश फ्लो होगा। फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि हमें ग्रोथ रेट पता चलेगा तो उसके ऊपर हमें अपना नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कॉमन स्टॉक का डिविडेंड नॉट नोन, ठीक है, वो आपको नहीं पता होता कि वो आने वाले साल आपको क्या मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, मिलने भी वाला है कि नहीं मिलने वाला। तो ये बेसिकली जो है ग्रोथ रेट के थ्रू हमारी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं बेसिकली। ये हम यहाँ से अभी हम ग्रोथ रेट निकालेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद आगे चलाते हैं वैल्यूएशन के प्रोसेस को। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है ग्रोथ रेट का, G इज़ इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी ROE मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड PR। ग्रोथ रेट का फार्मूला निकालने के बाद अब हम चलते हैं वैल्यूएशन ऑफ कॉमन स्टॉक की तरफ। तो कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन का फार्मूला है वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज़ इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। D0 से मुराद ये होता है, D के साथ अगर ये छोटा सा O लगा हो या ज़ीरो लगा हो, इसका मतलब होता है D0, ठीक है। D0 से मुराद होता है डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको डिविडेंड निकाल के दे दिया जाए, बाज़ औक़ात आपको डिविडेंड लास्ट ईयर का दे दिया जाता है, फिर आपने ग्रोथ रेट मालूम करना होता है उसी फार्मूले के तहत जो मैंने आपको पीछे बताया। फिर आपने डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का इसमें से निकालना होता है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। आपने एक्सपेक्ट करना होता है कि मतलब लास्ट ईयर इतना मिला है, तो अगर इस ईयर का ग्रोथ रेट इतना है तो हमें इतना एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट ईयर मिलेगा। और बाज़ औक़ात आपको डिविडेंड दे दिया जाता है अगले साल का, पहले से बता दिया जाता है कि जी इसके अगले साल कंपनी इतना डिविडेंड देगी। अगर पहले से डिविडेंड दे दिया जाए तो फिर आप ये D0 इंटू 1 प्लस G की जगह D1 लिख देते हैं। D1 से मुराद होता है डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जो कि आपको दिया जाएगा, या फिर डिविडेंड ऑफ दिस ईयर जो कि इस साल आपको दिया जाएगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट, ठीक है। तो कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन का फार्मूला है डिविडेंड D1 से मुराद डिविडेंड ऑफ दिस ईयर
डिवाइडेड बाय इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर माइनस ग्रोथ रेट। ठीक है, D1 जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ अक्सर औकात D1 गिवन नहीं होता। ठीक है, आपको इस ईयर का डिविडेंड नहीं दिया जाता, आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आप फार्मूला कैसे लिखते हैं, D1 आपने निकालना होता है। D1 इज़ इक्वल टू क्या होता है, D0 इंटू 1 प्लस G। तो मतलब अगर D1 नहीं दिया गया तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे D0 इंटू 1 प्लस G। इस तरीके से आप पहले D1 निकालेंगे, फिर आप ये D1 डिवाइडेड बाई R माइनस G करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ मैंने बता दी है फार्मूले में। मैंने यहाँ पे डिस्कस भी कर दिया है कि V से मुराद वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। D0 से मुराद अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड लास्ट ईयर। D1 से मुराद अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी पेड दिस ईयर। ठीक है, G से मुराद ग्रोथ रेट है जो कि हमने अभी पीछे मालूम किया, रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड। और R से मुराद इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। और मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये बेसिकली बेस करता है किसी भी सिक्योरिटी के रिस्कीनेस के ऊपर। ठीक है, कि वो कितनी रिस्की है, जितनी सिक्योरिटी रिस्की होगी उतना उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हाई होगा और वाइस वर्सा। ठीक है, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किस चीज़ से बनता है, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। ठीक है, और इस चीज़ के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल में बहस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में भी। तो अब चलते हैं वैल्यूएशन ऑफ कॉमन स्टॉक की तरफ, और अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको ये बेहतर समझ आ जाएगा। कंसिडर ए कॉमन स्टॉक दैट पेड $2 डिविडेंड एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर। तो पहली चीज़ यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर लें कि इसने बताया है कि डिविडेंड पेड लास्ट ईयर। इसका मतलब उसने डिविडेंड लास्ट ईयर का दिया है, दिस ईयर का नहीं दिया। इसका मतलब ये उसने हमें D0 दिया हुआ है, D1 नहीं दिया, D1 हमने खुद निकालना है। एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू पे कैश डिविडेंड एवरी ईयर फ्राम नाउ टू इन्फिनिटी। और साथ ये भी बता दिया है कि एक्सपेक्टेशन है कि वो डिविडेंड हर साल देंगे। इसका मतलब उसने अगले साल भी डिविडेंड देना है। तो ये श्योरिटी भी हमें यहाँ से मिल गई कि उसने अगले साल डिविडेंड देना है। ठीक है, तो ये भी हमें कंफर्म हो गया। अब दो चीज़ें हमें यहाँ से कंफर्म हो गई हैं, एक हमें D0 मिल गया है, दूसरा ये भी कंफर्मेशन मिल गई है कि अगले साल डिविडेंड उसने देना है। तो अब हम D1 निकाल सकते हैं। साथ ही उसने बताया टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मकसद ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कॉमन स्टॉक की कोई मैच्योरिटी लाइफ नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई लाइफ नहीं होती, ये टिल द लाइफ ऑफ द बिज़नेस चलता है। इसका मतलब इन्फिनिटी मतलब जब तक ये बिज़नेस चलेगा तब तक आपको ये हम डिविडेंड देते रहेंगे। एज्यूम रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ द कंपनी 16%। ठीक है, एंड ओनली 25% ऑफ द प्रॉफिट विल बी रिटेन्ड बाय द कंपनी। अब यहाँ उसने हमें दो चीज़ें बता दी हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी बता दिया 16% है, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन बता दिया 25% है। लाजमी नहीं है हर दफ़ा सवाल में आपको ये चीज़ सीधी गिवन हो, जैसे यहाँ पे गिवन है कि जी 25% उसकी परसेंटेज ऑफ अर्निंग रिटेन्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि सवाल में ये गिवन होता कि 75% विल बी डिविडेंड पे आउट रेशो, कि मतलब कंपनी 75% डिविडेंड इशू करेगी, देगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी 75% डिविडेंड देगी, अगर कंपनी लेट्स सपोज 100% में से या 100 रुपये में से 75 रुपये डिविडेंड दे रही है, तो अंडरस्टूड सी बात है बाकी के 25 रुपये वो बचा रही है, रिटेन कर रही है। तो उसकी प्रॉफिट रिटेंशन रेशो जो होगी या जो उसकी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेंड होगी वो 25% होगी। आपको बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा सवाल सीधा हो। सवाल के बाज़ औक़ात जो इंस्ट्रक्टर होता है वो घुमा के भी दे सकता है। ठीक है, तो आपने जो बेसिक गौर करना है जिस चीज़ के ऊपर वो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड। आपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड निकालना है, अगर गिवन है तो ठीक है, वरना आपने निकाल लेना है। और कैसे निकाल लेना है कि जो डिविडेंड पे आउट रेशो होगी उसको निकाल के जो बाकी बचेगा वो आपकी प्रॉफिट रिटेंशन रेशो होगी। अगर डिविडेंड पे आउट रेशो 50% है तो बाकी का अंडरस्टूड है 50% कंपनी रिटेन कर रही है। अगर डिविडेंड पे आउट रेशो 40% है, मतलब 40% कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो अंडरस्टूड है बाकी का 60% कंपनी रिटेन कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब अपनी प्रॉफिट रिटेंशन रेशो या फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन द रिस्कीनेस ऑफ द कॉमन स्टॉक इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ 14%। ठीक है, कि मतलब रिस्कीनेस को बेस करते हुए जो इन्वेस्टर क्लेम कर रहा है, जो उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 14% है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक। अब
वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक फाइंड करने के लिए जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, वो है बेसिकली, दोबारा फ्लैश करा देता हूँ, D1 डिवाइडेड बाई R माइनस जी। D1 से मुराद होता है डिविडेंड ऑफ दिस ईयर। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर डिविडेंड ऑफ दिस ईयर गिवन नहीं है, डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर गिवन है, तो D1 हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? D1 की जगह हम लिखेंगे D0 इंटू 1 प्लस जी, नीचे फार्मूला वही होगा। तो हमारे सवाल में हमें D1 गिवन नहीं है, हमें लास्ट ईयर का डिविडेंड गिवन है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई R माइनस जी। और D1 निकालने के लिए जैसा कि फार्मूले में गिवन है, D0 के साथ G भी आ रहा है, ग्रोथ रेट भी आ रहा है, तो हमें पहले ग्रोथ रेट निकालना पड़ेगा। ग्रोथ रेट इज़ इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड। ये दोनों चीज़ें हमें सवाल में गिवन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटेन 25%। जब 16% को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4%, जो कि कंपनी का ग्रोथ रेट है। अब इस ग्रोथ रेट की बेस पे हम निकालेंगे कंपनी का D1, मतलब डिविडेंड ऑफ दिस ईयर। तो जो हमारे पास फार्मूले में है D0 इंटू 1 प्लस जी, D0 $2 इंटू 1 प्लस जी। 1 प्लस जी से मुराद ग्रोथ रेट जो कि कितना निकला है 4%, 1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई R माइनस जी। R से मुराद इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि यहाँ पे गिवन है 14%, ठीक है, 0.14 माइनस जी से मुराद ग्रोथ रेट 0.04। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी $20.80, और ये प्रेजेंट वैल्यू है हमारे कॉमन स्टॉक की। कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक, फिर उन दोनों की करैक्टरिस्टिक्स और उन दोनों की वैल्यूएशन किस तरह करनी है, ये सारा कुछ सीखने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप लोगों को याद हो तो बॉन्ड वैल्यूएशन में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। ये बेसिकली इम्प्लाइड बाय मार्केट प्राइसेस होता है, ठीक है। ये वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जिसके ऊपर हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस रेट के ऊपर जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी किसी भी एसेट की, वो मार्केट वैल्यू के इक्वल होगी। मतलब मिनिमम इतना रेट ऑफ रिटर्न हमें किसी भी सिक्योरिटी के ऊपर मिलना चाहिए हर टाइम। अगर इतना मिल रहा है, इट मीन्स हम मार्केट के साथ साथ चल रहे हैं, मतलब मिनिमम हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि मिलना चाहिए, इसलिए इसको हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। इम्प्लाइड बाय द मार्केट प्राइसेस ऑफ द स्टॉक विच इक्वेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, मतलब डिविडेंड विद द करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास दो किस्म की सिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि स्टॉक में दो किस्म की हैं। बॉन्ड में तो हमने जब निकाला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो बॉन्ड तो एक ही किस्म के होते हैं, बॉन्ड तो बॉन्ड होता है, वो तो मतलब डेट है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई अलग अलग टाइप्स नहीं है, ठीक है। ऑल दो बॉन्ड की मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स होती हैं, डिबेंचर्स भी होते हैं, बाकी सारा कुछ होते हैं, लेकिन आते सारे के सारे वो एक ही कैटेगरी में हैं, डेट कैटेगरी में हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्टॉक्स जो हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक भी और कॉमन स्टॉक भी। तो इन दोनों के लिए अलग अलग मेथड है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का। बॉन्ड की कोई भी टाइप हो उसके लिए एक ही मेथड होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का, जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब इन दोनों के लिए अलग अलग है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम कैसे निकालेंगे। मतलब वो रेट ऑफ रिटर्न जिसके ऊपर अगर हम प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू निकालें तो वो मार्केट वैल्यू के बराबर आए, या कॉमन स्टॉक की वैल्यू निकालें वो मार्केट वैल्यू के बराबर आए। लाइक बॉन्ड्स, प्रेफर्ड स्टॉक का भी जब हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है तो इसी का वैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो बॉन्ड का जो वैल्यूएशन मॉडल था हमने वही यूज़ किया था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए, ठीक है। जहाँ पे इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था उसको हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो वहाँ पे एज्यूम किया था। तो यहाँ पे भी हम बॉन्ड वैल्यूएशन मॉडल ही यूज़ करेंगे वो इक्वेशन डिराइव करने के लिए जिससे हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकें। तो प्रेफर्ड स्टॉक का जो वैल्यूएशन मॉडल था वो था वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इज़ इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब चूँकि हमने यहाँ पे आर फाइंड करना है तो ठीक है, तो आर के हिसाब से जब हम इस फार्मूला को सॉल्व करेंगे तो आर इज़ इक्वल टू हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न इज़ इक्वल टू हो जाएगा डिविडेंड डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। इसका मतलब जब भी आपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो आपके पास दो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। एक डिविडेंड कि प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड क्या है, ठीक है, वो अमाउंट की सूरत में भी मेंशन्ड हो सकता है,
और वो परसेंटेज की सूरत में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं आपको हर दफ़ा अमाउंट गिवन हो, आपको परसेंटेज गिवन हो सकती है। आपको बताया जाएगा कि एक प्रेफर स्टॉक है, उसकी फेस वैल्यू इतनी है और उसके ऊपर परसेंटेज इतनी है, तो परसेंटेज के हिसाब से आप डिविडेंड निकाल सकते हैं। साथ ही उसकी मार्केट प्राइस, जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है या जो उसकी मार्केट प्राइस है, वो भी गिवन होनी चाहिए। ये दो चीज़ें गिवन होंगी तो इससे जो आप रेट निकाल सकते हैं वो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक इज़ $50 एंड इट पेज $3.64 एनुअल डिविडेंड, देन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इम्प्लिसिट इन द प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज़। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि लेट्स सपोज एक आपके पास प्रेफर स्टॉक है जिसकी वैल्यू है $50 और वो उसके ऊपर $3.64 एनुअल डिविडेंड दे रहा है। यहाँ उसने हमें डॉलर अमाउंट दे दी है। हो सकता है किसी सवाल में हमें वो परसेंटेज भी दे दे कि जी एक प्रेफर स्टॉक है, उसकी वैल्यू है $50 की, जिसके ऊपर वो 3% एनुअल डिविडेंड दे रहा है। तो हमने 3% मल्टीप्लाई बाय $50 करना होगा, तो जो अमाउंट आएगी हम वो लिखेंगे अपने डिविडेंड के तौर पे। यहाँ पे उसने पहले से हमें डॉलर अमाउंट दे दी है, तो हमारे लिए काम आसान हो गया है। तो अभी हमें उसने दोनों चीज़ें अवेल कर दी हैं, उसकी प्राइस भी दे दी है, उसका डिविडेंड भी दे दिया है। तो हम जब डिविडेंड को प्राइस के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेट निकल आएगा, वो होगा इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब हम इस रेट को कंपेयर करेंगे मार्केट के साथ कि क्या ये मार्केट रेट, कि जब हम ये रेट लगाएं तो हमारे पास वैल्यू मार्केट रेट के बराबर निकलती है कि नहीं निकलती है। और फिर हम इसको कंपेयर करते हैं इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ। अगर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इससे ज़्यादा हो, ठीक है, इसका मतलब ये स्टॉक उसको घाटे में पड़ रहा है, इसमें उसको नुकसान हो रहा है, उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। और अगर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इससे कम हो तो इसका मतलब ये स्टॉक उसको फ़ायदे में पड़ रहा है। तो अब आते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर कॉमन स्टॉक की तरफ। तो प्रेफर्ड स्टॉक की तरह इसके भी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को निकालने के लिए हम इसका वैल्यूएशन मॉडल यूज़ करेंगे, जो कि था जैसा कि हमने अभी पीछे स्टडी किया कि वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज़ इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय R माइनस जी। और अगर D1 हमें गिवन ना हो, ठीक है, D1 ना गिवन हो, तो D1 निकालने के लिए हम लिखेंगे D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई R माइनस जी। तो इसका मतलब जो फार्मूला, बेसिक फार्मूला है, जो वैल्यूएशन मॉडल है, वो है D1 डिवाइडेड बाई R माइनस जी। इसको यूज़ करते हुए हम जब R निकालने के लिए इससे हम इस फार्मूले को दोबारा रीशेड्यूल करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास R इज़ इक्वल टू D1 से मुराद डिविडेंड इन दिस ईयर डिवाइडेड बाय V वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक प्लस जी। अब ये यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि R निकालने के लिए भी जब आप सवाल हल कर रहे हो तो आपको D1 ही गिवन हो सकता है आपको सवाल में फिर D0 गिवन हो, D0 से मुराद लास्ट ईयर का डिविडेंड गिवन हो, तो फिर आपने D1 की जगह वही D0 लगाना है, D0 इंटू 1 प्लस जी। इसका मतलब अब R के लिए जो हमारा फार्मूला है, R इज़ इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई V प्लस जी। और अगर D1 गिवन ना हो तो R इज़ इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई V प्लस जी बनेगा। ठीक है, तो अभी हम इस फार्मूला को यूज़ करते हुए इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। तो देखते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा है। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, तो एग्जांपल में हम देखते हैं कि इफ़ ए कंपनी whose 100 शेयर स्टॉक इज़ करंटली प्राइस $45। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो शेयर्स हैं ये स्टॉक की फॉर्म में इशू किए जाते हैं। तो लेट्स सपोज एक कंपनी है कि जो उसके 100 ईयर के स्टॉक है, उसकी जो करंट प्राइस है मार्केट में वो $45 है। विल पे ए डिविडेंड ऑफ $2 दिस ईयर। अब उसने यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की है, इस पे लास्ट सवाल में जो हमने पीछे एग्जांपल की थी उसने हमें बताया था कि उसने $2 का डिविडेंड दिया पिछले साल में, लेकिन इसमें वो बता रहा है कि $2 का डिविडेंड देगा इस साल। इसका मतलब इसमें उसने हमें D1 पहले से बता दिया है। तो इस सूरत हाल में हमें वो D0 वाला फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली D1 की जगह उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ ए कंपनी हुज 100 शेयर स्टॉक इज़ करंटली प्राइस्ड एट $45 विल पे ए डिविडेंड ऑफ $2 दिस ईयर हैविंग ग्रोथ रेट ऑफ 6%। साथ ही उसने ग्रोथ रेट भी निकाल के दे दी है, तो हमारे लिए ये भी आसानी कर दी है। वरना लास्ट सवाल में तो हमने ग्रोथ रेट खुद ही निकाला था, जो कि हमने ROE रिटर्न ऑन इक्विटी को मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिटर्न से। तो यहाँ उसने हमें बड़ी आसानी के साथ सवाल हल करने के लिए, जिसे आप कहते पका पकाया हलवा, दे दिया है। तो अभी हम
इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। तो वो है R इज़ इक्वल टू D डिवाइडेड बाई V प्लस G। D1 उसने हमें पहले से दे दिया है, वरना हमें कैलकुलेट करना पड़ता। $2 डिवाइडेड बाई $45 प्लस ग्रोथ रेट भी उसने हमें पहले से दे दिया है, वरना हमें कैलकुलेट करना पड़ता। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये आंसर आता है 10.44। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि अगर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था 12%, हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसका जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो उसने क्लेम किया था कि मुझे 12% मिलना चाहिए, जब उसने रेट निकाला एक्सपेक्टेड रेट तो ये निकला 10%। इसका मतलब इस स्टॉक में इन्वेस्टर घाटे में जा रहा है, उसको फ़ायदा नहीं हो रहा। मतलब अगर वो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है तो वो नुकसान में जा रहा है, उसको यहाँ से फौरी तौर पे पेमेंट निकाल के कहीं और इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा ये कंप्लीट स्टडी जो है इसकी स्टॉक वैल्यूएशन की ये कंप्लीट स्टडी यहाँ पे ख़त्म होती है, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा स्टॉक क्या होता है, स्टॉक की क्या टाइप्स होती हैं, प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक। फिर इन दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया, इनकी मुख्तलिफ़ खसूसियात करैक्टरिस्टिक्स इनकी हमने डिस्कस की। उसके बाद इनकी वैल्यूएशन मॉडल डिस्कस किए कि इनकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है। फिर उनकी वैल्यूएशन की एग्जांपल्स भी देखी। ठीक है, फिर ये भी बताया कि इनकी वैल्यूएशन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये क्यों की जाती है वैल्यूएशन। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी इन दोनों के हमने निकाले और ये सीखा कि ये क्यों निकाले जाते हैं और इनका क्या मकसद होता है। तो इसके साथ ही हम अपनी इस स्टडी को वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।